डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोजिशा। आज मैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, अंतर्वस्तु विश्लेषण। अंतर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा। बर्नार्ड के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिणामात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। केप्लान के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित या गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। विलियम जे गुडे तथा पाल के हाट के अनुसार जब गुणात्मक संकेतीकरण को विभिन्न संप्रेषण साधनों जैसे पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो प्रोग्राम अथवा इसी तरह की सामग्रियों की अंतर्वस्तु के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है तो ये अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाता है। केप्लान एवं गोल्डसन के अनुसार इसका प्रमुख उद्देश्य एक दी गई सामग्री का एकमात्र वर्गीकरण, उस सामग्री से संबंधित विशेष उपकल्पनाओं से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए करना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं, क्योंकि अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं को जाने बिना हम इस अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रविधि का संबंध, अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का संबंध संचार के अथवा भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु से है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन तथा घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके आधार पर गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक सामग्री को परिणामात्मक सामग्री में बदलकर परिमापन योग्य बनाया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य, इन उद्देश्यों को मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। गुणात्मक अध्ययनों को परिणामात्मक रूप में परिवर्तित करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से गुणात्मक सामग्री को ऐसी सामग्री में बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे उसको वर्गीकृत तथा श्रेणीबद्ध करके सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके ताकि उनका सांख्यिकीय विश्लेषण संभव हो सके। गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना। वस्तुनिष्ठता के अभाव में अनुसंधान की प्रामाणिकता ही समाप्त हो जाती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है गुणात्मक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ बनाना। तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना। इस प्रविधि का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सके। व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक मुख्य उद्देश्य तथ्यों के विश्लेषण एवं निर्वचन के आधार पर व्यवस्थित सिद्धांत की रचना करना है। वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निर्वचन को सरल बनाना। इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण एवं तथ्यों का निर्वचन संभव हो पाता है। प्रचार के साधनों का विस्तार करना। प्रजातंत्र में जनमत का बहुत महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा न केवल प्रचार के अच्छे साधनों का विकास ही किया जा सकता है बल्कि प्रचार के विभिन्न साधनों के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना। संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना। वर्तमान में संप्रेषण के साधन है जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं जो कि काफ़ी विकसित हो चुके हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से संप्रेषण के विभिन्न साधनों के प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। अंतिम उद्देश्य बता रही हूँ, गुणात्मक तथ्यों को
परिमापन, गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना। यह अंतर्वस्तु विश्लेषण का लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को परिवर्तित करके एक ऐसा रूप प्रदान करना है ताकि उनका परिमापन आसानी से हो सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयाँ। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का एक महत्वपूर्ण अंश अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे शब्द, वाक्य व अनुच्छेद, पात्र, मद, स्थान तथा समय का माप। इन कुछ इकाइयों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। शब्द, अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, लिखित या मौखिक सामग्री में से कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख प्रतीकों या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है एवं उनके आधार पर उस अध्ययन, विषय, भाषण तथा लेख के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। वाक्य व अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य क्या है? शब्दों का ही एक पुंज है जिनके माध्यम से किसी विचार, प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। पात्र, ये जो पात्र हैं वो नाटक, कहानियों, सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक, नॉवल आदि के पात्र होते हैं। मतलब नायक होते हैं, नायिकाएं होती हैं, ये पात्र होते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयां इन्हें मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से इन पात्रों का अध्ययन किया जा सकता है। मद। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुने जाने वाली इकाइयों में मद का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मद एक लेख, एक नॉवल, एक कहानी, एक पुस्तक, एक भाषण, एक नॉवल आदि हो सकता है। स्थान तथा समय का माप। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में, रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों में के लिए कितना स्थान अथवा समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की इकाई माना जा सकता है। तो अभी मैंने आपको अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों के बारे में बताया। अब जानिए अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियाँ क्या हैं। केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने से अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं हो जाते जब तक कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित ना कर लिया जाए। अर्थात उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी है जिनके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। ये श्रेणियाँ इस प्रकार हैं, जैसे विषय तथा उसके स्वरूप में अंतर के आधार पर विभेदीकरण करना। स्तर भेद जैसे शक्तिशाली व कमज़ोर, अनुकूल व प्रतिकूल, नैतिक व अनैतिक, ये स्तर भेद है। मूल्य भी कई प्रकार के होते हैं। यौन संबंधी मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिकवादी मूल्य, तो यह है मूल्य भेद। व्यक्तित्व भी कई प्रकार के हैं, जैसे अहमवादी एवं परार्थवादी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व बाह्यमुखी व्यक्तित्व। सामग्री के जो स्रोत हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू लेखकों की रचना, इसी प्रकार हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य आदि। पात्र भी नायक, नायिका, खलनायक, मुख्य पात्र, सहायक पात्र आदि। कथनों संबंधी भेद, सकारात्मक कथन, नकारात्मक कथन, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। विपरीत श्रेणियाँ, जैसे लौकिक व परलौकिक, सुखवाद व दुखवाद, आध्यात्मिक संस्कृति व भौतिक संस्कृति आदि। वर्ग भेद, विद्यार्थियों के लिए, श्रमिकों के लिए, नेताओं के लिए, जनता के लिए, शासकों के लिए, शासितों के लिए, महिलाओं के लिए, पूंजीपतियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, भाषण, लेख, पुस्तक या संपादकीय आदि। कहानियों का वर्गीकरण, जैसे लोक कथा, हास्य कथा, बाल कहानियाँ, सत्य कथा, प्रेम कथा आदि। अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण।
अब इन चरणों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण है ये। विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें उन्हें सीमित करना है और सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। अध्ययन इकाई का चुनाव। तथ्यों का चुनाव जब हमने कर लिया उसके बाद हम अध्ययन इकाइयों का चुनाव, तथ्यों के चुनाव के बाद ये दूसरा चरण है। अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करना। ये इकाइयाँ जैसे कि मैंने अभी आपको बताई हैं, शब्द, वाक्य, पात्र, स्थान, समय और आदि कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हमें प्रेमचंद के किसी नावल का चुनाव करने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे अध्ययन की इकाई उसमें पुरुष रहेंगे। अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो श्रेणियों में विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे हमने किसी नावल को लिया, जैसे प्रेमचंद के नावल को लिया, उसमें पुरुष पात्रों को नायक एक श्रेणी, इसी प्रकार सहनायक दूसरी श्रेणी, खलनायक तीसरी श्रेणी आदि श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। श्रेणियों का परीक्षण। श्रेणियों का परीक्षण। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा किए जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय हैं या नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानकों, स्टैंडर्ड्स को अपनाना आवश्यक है। पद्धति का सही उपयोग। जहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अध्ययन की रूपरेखा अनुसार पद्धति का उपयोग किया जाना है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूरे अध्ययन में उसी पद्धति को काम में लिया जाए जिसका कि चुनाव अध्ययन के लिए किया गया है। अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। सभी चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि ये निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुखतः किन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंतर्वस्तु की इकाइयों का मापन। अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिणामात्मक माप के माध्यम से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण एवं मूल्यांकन हो पाता है। विश्लेषणात्मक व्याख्या। प्राप्त तथ्यों का परिणामात्मक माप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण, सारणीकरण किया जाता है। इससे तथ्यों की समानताओं एवं भिन्नताओं का पता चल पाता है और इसके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। अंतिम चरण है रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्या के बाद पूरे अध्ययन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें विश्लेषणों तथा निष्कर्षों की व्याख्या सहित सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से इस प्रतिवेदन को, रिपोर्ट को व्यक्त किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता बताने जा रही हूँ आपको, समझिएगा। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देश में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जनमत का पता लगाया जा सकता है। इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन आदि के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।
इस प्रविधि का इस दृष्टि से भी बहुत विशेष महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिणामात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से व्यक्तित्व के अध्ययन में भी काफ़ी सहायता मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के भाषणों, लेखों, पुस्तकों आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण बातों जैसे उसके आदर्शों, मूल्यों, विचारों, उद्वेगों आदि की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकावों का अध्ययन भी किया जा सकता है। इस प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की सिर्फ उपयोगिताएं ही हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की एक प्रमुख सीमा ये है कि क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के लिए ये अनुपयुक्त है। अंतर्वस्तु विश्लेषण हेतु चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण, ये विषय है ना उसके, जैसे भाषण, पुस्तक, दूरदर्शन या धारावाहिक या आदि गुणात्मक होते हैं। उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिणामात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में ही एक बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग करते हुए विषय की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतना ज़रूर कहना पड़ेगा कि अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी इस प्रविधि के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिन्होंने ज्ञान में वृद्धि की है। धन्यवाद।